हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का जियोग्राफी का आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है मानव विकास। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका चैप्टर है उसका नाम है मानव विकास। ठीक है, तीसरा चैप्टर है आपकी फर्स्ट बुक का। ठीक है, जो हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर में वो है वृद्धि और विकास के बारे में। आपने पहले भी वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा होगा। ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये होते अलग अलग हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। वृद्धि के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। जो वृद्धि है और विकास है ये दोनों ही समय के संदर्भ में यानी टाइम के रिगार्डिंग ये समय को इंगित करते हैं, यानी समय को दर्शाते हैं। ये दोनों समय को दर्शाते हैं। इन दोनों में ये अंतर है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटी में होती है। ठीक है, और इसका जो चिन्ह होता है, वृद्धि का जो चिन्ह होता है वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका ये अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक हो तो वृद्धि दर्शाते हुए और ऋणात्मक हो तो ह्रास या कमी को दर्शा हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें एक आ गया जो वृद्धि और विकास है, ये दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ठीक है, और इनमें ये अंतर है कि जो वृद्धि होती है वो मात्रा में होती है, यानी क्वालिटी में होती है, और जो वृद्धि की जो चिन्ह है, ठीक है, वो धनात्मक भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, और विकास का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, ये गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। जो विकास होता है एक गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, यानी किसी चीज़ के गुण में परिवर्तन। ठीक है, और इसका अर्थ होता है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि ना हो। और इसका अर्थ ये होता है कि विकास जब तक नहीं होगा तब तक वर्तमान जो दशाएं हैं, ठीक है, प्रेजेंट की जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव ना तब तक विकास नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल से इन दोनों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वृद्धि और विकास के बारे में। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है या शहर है, उसकी जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो वो क्या, वो उसकी वृद्धि हुई। ठीक है, उस शहर की वृद्धि हुई, उसे विकास नहीं कहेंगे। विकास तब कहेंगे जब वहाँ के आवास है, गलियाँ होंगे या दूसरे जो मूलभूत आवश्यकता होंगी उसमें जब स्थितियाँ उनकी अच्छी होंगी, ठीक है, उसमें जब सुधार होगा, मूलभूत आवश्यकताएं, आवास हो गए, उन सब में जब सुधार होगा तो उसका वो विकास कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको इतना क्लियर हुआ होगा। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। ये विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। और मैंने आपको वृद्धि के बारे में, वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, जबकि जो विकास होता है वो सिर्फ सकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अगर विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता होती है, उसके अंदर पॉजिटिव परिवर्तन आता है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तब विकास होता है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा विकास और वृद्धि के बारे में। एक बार और बता दूँ आपको। ठीक है, जो वृद्धि होती है और विकास होता है, ये दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाते हैं। और जो वृद्धि होती है वो मात्रा में होती है और इसका जो चिन्ह होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। हाँ, और इसका अर्थ ये होगा कि विकास तब तक नहीं होगा जब तक वर्तमान जो दशा है उसमें वृद्धि ना हो। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा विकास और वृद्धि के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं वो है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास के बारे में देख लेते हैं। मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, मानव विकास के बारे में देख लेते हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा किया गया था। जो मानव विकास है इसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। ठीक है, ये पाकिस्तान मूल के थे। ठीक है, डॉक्टर महबूबुल हक। इनके अनुसार मानव विकास के अंदर क्या क्या था वो क्या है देख लेते हैं। मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य, ये विकल्प स्थिर
नहीं है बल्कि परिवर्तनशील होते हैं। जो मानव विकास का कॉन्सेप्ट महबूबुल हक ने दिया था, इनके अनुसार ये कहा गया था कि जो मानव विकास है वो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करते हैं, यानी लोगों के जो चॉइसेस हैं उनमें क्या करते हैं, उसमें वृद्धि करती है, लोगों की चॉइसेस को बढ़ाता है। और जो महबूबुल हक है इनके अनुसार ये जो मानव विकास है ये उनके जीवन में सुधार लाता है, यानी लोगों के जीवन में सुधार लाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर सभी प्रकार का विकास, जितने भी विकास है उसका जो केंद्र बिंदु होगा, उसका जो सेंटर होगा वो मनुष्य ही होगा, यानी मनुष्य के चारों तरफ विकास होगा। और ये जो विकल्प है ये स्थिर नहीं है, यानी रुके हुए नहीं है, ये हमेशा बदलते जाते हैं, ठीक है, परिवर्तनशील है ये। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। विकास का जो मूल उद्देश्य है ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसके अंदर लोग पॉजिटिव जो लाइफ है वो जी सके, ठीक है, लोग पॉजिटिव लाइफ यानी सार्थक जीवन जी सके। और सार्थक जीवन का अर्थ ये नहीं होता कि जीवन लंबा हो, ठीक है, जीवन का कोई लक्ष्य भी होना चाहिए, जीवन का कोई गोल भी होना चाहिए। इसका अर्थ यह कि लोग स्वस्थ हों, विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वह समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों का पूरा करने में स्वतंत्र हो। इसका अर्थ ये है कि जो लोग हैं वो स्वस्थ हों, चिकित्सा संबंधी व्यवस्था हो, ठीक है, अपने जो विवेक है यानी अपनी बुद्धि है उसका विकास कर सकते हो, और जो समाज है उसमें प्रतिभागिता यानी कंपटीशन कर सकते हो, और अपने उद्देश्य का पूरा करने के लिए वो स्वतंत्र हो, ठीक है, उनमें कोई रोक टाक ना हो। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच में उनकी क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी कम हो जाते हैं, ठीक है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले जो स्वास्थ्य है, ठीक है, शिक्षा है, संसाधन है, यहाँ तक पहुँच की उनकी जो क्षमता है उसका निर्माण करना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँचने के लिए उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उनका निर्माण करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी उनके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यदि लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक ही पहुँच नहीं होगी तो जो इनकी चॉइसेस होंगे वो भी कम हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम में जो पूछता है इस चैप्टर से वो यही पूछता है, ठीक है, मानव विकास के 4 स्तंभ, यानी मानव विकास है वो इन 4 स्तंभों पर, 4 पिलरों पर खड़ा है। उनको हम बारी बारी से देखते हैं। जो सबसे पहला आता है हमारा वो है समता, ठीक है, मानव विकास का पहला स्तंभ है समता, ये जिसे समानता भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। समता का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों का उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो मानव विकास के 4 स्तंभ में पहला जो स्तंभ है वो समता का आता है। समता में ये कहा गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उनको अवसरों के लिए सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। क्या इसमें कहा गया जो सभी व्यक्ति हैं उन्हें समान अवसर दिए जाने चाहिए बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो भेदभाव लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, आय के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए उनका, तभी वो समान जी सकते हैं, ठीक है। दूसरा सतत पोषणीयता, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। सतत पोषणीयता का जो अर्थ इसमें ये कहा गया है कि मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम कर देगा, ठीक। जो सतत पोषणीयता इसमें ये कहा गया है कि जो प्रत्येक पीढ़ी है उनको समान अवसर मिले, ठीक है, आने वाली पीढ़ी है उनको भी समान अवसर मिले जो वर्तमान पीढ़ी को मिल रहा है, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो पूरा पर्यावरण है, पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधन है, पर्यावरण है और जो मानव संसाधन है उनका उपयोग भविष्य में जो भावी पीढ़ी है उनको यानी इसमें ये कहा गया जो पर्यावरणीय जो संसाधन है उनका उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी इनका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो ये सतत पोषणीयता हो गया, ठीक है। जो मानव विकास का तीसरा जो स्तंभ है वो है उत्पादकता।
उत्पादकता में क्या कहा गया है कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समूह राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। ठीक है, जो मानव विकास है उसका जो तीसरा स्तंभ है वो है उत्पादकता। उत्पादकता में ये कहा गया कि लोगों की जो क्षमता है उनका निर्माण करना चाहिए कि लोगों की क्या क्या कैपेसिटी है, उनके अनुसार उन्हें मौके देने चाहिए, अवसर देने चाहिए। और जो ऐसी उत्पादकता है निरंतर रहनी चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूसली रहनी चाहिए। ठीक है, और जो जन होते हैं यानी लोग होते हैं वही जो देश है उनके वास्तविक धन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनके ज्ञान को हमें लगातार बढ़ाना चाहिए अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ये उत्पादकता में कहा गया है। और जो चौथा आता है मानव विकास का स्तंभ है वो सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में क्या कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्र क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त यानी मजबूत करने के लिए सुशासन, अच्छाओं एवं लोकोन्मुखी नीतियों, जन कल्याण की जो नीतियाँ होती है की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूह के सशक्तिकरण का विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, विशेष महत्व। सशक्तिकरण में ये कहा गया है कि इसका जो अर्थ होता है सशक्तिकरण का, वो अपने विकल्प यानी अपने चॉइसेस को चुनने के लिए अपनी शक्ति प्राप्त करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त होना। और ऐसी शक्ति बढ़ती हुई जो स्वतंत्रता होती है और क्षमता से ही आती है। ठीक है, और लोगों को सशक्त यानी मजबूत करने के लिए जो सुशासन है, अच्छा शासन होना चाहिए देश का। और लोकोन्मुखी यानी जो जन कल्याण की नीति है उनकी भी आवश्यकता होती है। और जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह हैं उनको सशक्त करने की विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो, ठीक है, वो पहले ही से पिछड़े हुए हैं, उन्हें ज़्यादा सशक्त करना चाहिए। अगर हम उन्हें ज़्यादा सशक्त करेंगे तो आगे जाकर वो भी जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, जनरल लोग हैं, उनके समान आ सके। और विशेषकर महिलाओं को भी सशक्त करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने 4 आपको मानव विकास के 4 स्तंभ बताए हैं जिसके ऊपर जो मानव विकास है वो खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम देख रहे हैं मानव विकास के उपागम। मैंने अभी आपको मानव विकास के स्तंभ बताए, ये है मानव विकास के उपागम। ये भी 4 उपागम होते हैं यानी तरीके होते हैं एक तरह से। यहाँ से जुड़े हुए खेत के उपागम पहला आता है, इसके नाम मानव विकास के उपागम में आता है। पहला होता है आय उपागम। आय उपागम ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। आय उपागम में ये कहा गया है जो मानव विकास है ये मानव विकास के सबसे जो पुराने उपागम है उसमें से देखा जा रहा है। तो प्राचीन समय में जाकर देखें जिसके पास ज़्यादा पैसे होते थे उसे ज़्यादा विकसित माना जाता था। स्थित हैं, इसलिए वहाँ पे इसमें जो मानव विकास है उसको पता है खेतों में पानी पहुंचाना उसकी आवश्यकता पड़ती है। आय है जितना वो कमाता है उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। दूसरा जो मानव विकास उपागम आता है वो है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम में क्या होता है, ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों लगाया जा सकता है कि वो लोग कपड़ा भी बनाना जानते होंगे का तर्क देता है। सरकार जन कल्याण का अधिकतम व्यय मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। कल्याण उपागम में ये कहा गया कि बेसिकली ये जो उपागम है ये मानव को लाभार्थी, ठीक है, जिससे जो लोग हैं वो उन्हें लाभ पहुँचे। इसमें ये कहा कि जो मानव है उन्हें लाभ पहुँचे और जितना भी विकास हो, विकास से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। जो मानव विकास का तीसरा उपागम होता है वह न्यूनतम आवश्यकता उपागम आता है। इसके अंदर 6 न्यूनतम आवश्यकता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास की पहचान की गई है। जो वह न्यूनतम आवश्यकता उपागम है इसके अंदर जो 6 न्यूनतम आवश्यकता दी गई है जो एक मानव के जीने के लिए ज़रूरी होती है। इसके अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन,
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। ठीक है, 6 न्यूनतम आवश्यकता उपागम है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने प्रस्तावित किया है। ठीक है, तो ये सब आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा लिखा आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और चौथा जो मानव विकास को उपागम है वो क्षमता उपागम। नाम सभी के नाम से आपको पता लग रहा होगा, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इस उपागम का संबंध जो है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, आप अपनी बुक में प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने महबूबुल हक, जो डॉक्टर महबूबुल हक है, उनके साथ मानव विकास है उस पर काम किया था। ठीक है, ये भारत के थे अमर्त्य सेन जो थे। ठीक है, इनके अनुसार जब मानव की संसाधनों तक पहुंच होगी तब उसकी क्षमताओं का निर्माण होगा, जिससे मानव विकास संभव हो सकता है। जो अमर्त्य सेन जी है, इन्होंने ये कहा था कि जब मानव की संसाधन है, रिसोर्सेज है, उन पर पहुंच होगी तो क्या होगा, उनका खुद से ही उनका जो क्षमता है, कैपेसिटी, उनका भी निर्माण होने लग जाएगा, जिससे मानव का विकास संभव हो सकता है। तो या ये 4 जो मानव विकास के उपागम थे आपको पता लगे होंगे। तो आई होप मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आएंगे। मैंने इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही लिए जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। और भी छोटे मोटे टॉपिक थे वो मैंने नहीं लिए क्योंकि बहुत रेयरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।